आदाब। शाम से आप सुन रहे होंगे कि भारत पहला मुल्क बन गया है जो चांद के जुनूबी कुर्रे पे जिसके खलाई जहाज़ ने लैंड किया है। और उस लिहाज से भारत चौथा मुल्क बन गया है जिसकी खलाई जहाज़ों ने चांद पे लैंडिंग की है किसी भी टाइम में। बाकी मुल्क आपको याद होंगे, अमेरिका है, रूस है और चीन है। इसकी अहमियत क्या है और हमारा जो खलाई प्रोग्राम भारत से 1 साल पहले शुरू हुआ वो कहाँ तक पहुँचा, इस बारे में प्रोग्राम का ख़ासा हिस्सा आज हमने मुख्तस किया है। लेकिन मुल्की मामलात को मुख्तसरन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। सदर आरिफ अलवी जो हैं वो माशाल्लाह एक्टिव हैं और उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात के लिए मदऊ किया है ताकि आर्टिकल 48 के तहत असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में आम इंतखाबात कराने की लाजमी शर्त पे गुफ्तगू हो सके। हालांकि इलेक्शन एक्ट 2017 में जाती हुई पार्लियामेंट ने यह तरमीम कर दी थी कि अब इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करे और इस सिलसिले में उसे सदर के मशवरे की पाबंदी से आज़ाद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी एक से ज़ायद बार कह चुका है कि नई हल्का बंदियाँ होने तक इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत अगर ताज़ा मरदमशुमारी हो तो उसके तहत हल्का बंदियाँ लाजमी होती हैं, तब ही इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये एनॉमली साथ साथ चल रही है। शाहजेब, आपने ये जो ख़बर पढ़ी, इससे पहले सदर अलवी, आपको याद होगा कि जब निगरान वज़म के लिए मशावरत हो रही थी हमारे प्यारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ राजा रियाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान, तो अभी 3 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए थे तो सदर अलवी ने कहा था कि छेती करो। दूसरे दिन ही उन्होंने कहा था और एक ख़त लिख मारा था। आज ये है, मेरा ख़्याल है सदर अलवी को ये भी पता होगा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन उनके मशवरे का पाबंद नहीं है। तो ये क्या हो रहा है आपके ख़्याल में? हाँ, मैं ये कि हमारे यहाँ ये तो वाज़ेह है एक अरसे से कि जो आईनी इदारे हैं, उनमें एक खींचातानी चल रही है और हालाँकि हमारे यहाँ आईन में सदर का जो रोल है, वो एक सेरेमोनियल सा ही रोल है। लेकिन अब चूँकि हमें पता है कि अलवी साहब का टेन्योर ख़त्म होने वाला है चंद हफ़्तों के बाद, तो जैसे आपने भी कहा, काफ़ी वो प्रोएक्टिव हैं, असर्ट कर रहे हैं अपने आप को। ये बात मेरा ख़्याल है कि क्लियर है कि अभी हालिया जो तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट में, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन का कुल्ली इख्तियार है तारीख देना, लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कोई ख़ास जल्दी है नहीं। बहुत ही एक समझें कि चिल सीन चल रहा है वहाँ पे और तो प्रेज़िडेंट साहब जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करके दिखा रहे हैं। मेरा ख़्याल है उसूली तौर पे ये बात सही है कि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शन कब होगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे मामलात, चाहे वो फ़ॉरेन पॉलिसी के हों, इकोनॉमी के हों, पॉलिटिक्स के हों, वो इस डेट से नत्थी हैं। और उसपे जब तक जितना अरसा ये निगरान हुकूमत, ये इलेक्शन कमीशन इसको अच्छा खींचेगा, शाहजेब, ये अनसर्टेनिटी पहली बार रहेगी। नहीं हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मिलने से इनकार किया हो। उससे पहले भी उन्होंने ख़त लिखा था जब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का मामला था और आइनी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए, तो उस वक्त साफ साफ कह दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि अब हमें आपसे मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। जी, जी। तो क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन वैसे तो एक आईनी इदारा है, ऑटोनमस इदारा है, लेकिन अगर हम पिछले चंद साल की जो जो मामलात देखें, जो सियासी मामलात चले हैं, किस तरह से पीटीआई के हवाले से पीटीआई ने पहले खुद बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की इलेक्शन कमीशन पे, फिर उन्होंने भी अपने आप को असर्ट किया जहाँ-जहाँ पे उनका बस चला। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो जो भी रियासत का जो भी प्लान है, इलेक्शन कमीशन उसका बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस वक़्त हमारे जो प्रेसिडेंसी है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो उस गेम प्लान से बाहर नज़र आते हैं। तो है तो एक सबसे आला ओहदा है, मुल्क का आईनी ओहदा है, वो अपने आप को अपनी इनफरादी हैसियत में कोशिश कर रहे हैं असर्ट करने की। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक़्त जो उसकी ताकत है, आईनी ताकत,
उसके ऊपर उसके पीछे एक बैकिंग भी है, और वो उसके जोर पे इलेक्शन कमीशन दोबारा इनसे कह सकता है कि जी सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है या आपसे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चूँकि आप इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं है, इसलिए हम आपको बतौर तज्ज़ियाकार जो है इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और अहम जो आज पेशरफ्त हुई है वो ये है कि आप उसको मालूम है कि तोशा खाना केस में जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो नाअहल भी करार पाए और अब जो हैं सलाखों के पीछे भी हैं। तो तोशा खाना केस में जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी और उसकी समाअत के दौरान आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ ऑब्ज़र्वेशंस देखने में आई। मसलन बेंच के एक मोअज़्ज़ज़ जज जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर कोई मुल्ज़िम गवाह नहीं पेश करता तो अदालत अस खुद भी गवाह तलब कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई को अपनी जो है दिफा के लिए वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन का जो वकील था उसने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट के जज का कहना था कि इस मौके पे गवाहान गैर मुतल्लिक़ा हैं, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में जो फ़ैसला दिया है वो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है, इस फ़ैसले में खामियां हैं। ये उनका जुमला है। तकरीबन फ़ैसला ही सुना दिया। अभी हम इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, कल हाई कोर्ट को फ़ैसला करने दें, हम परसों ये केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस की दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उस पर भी बरहम हुए। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के कौन से मौक़े दिए गए हैं। 3 दफ़ा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुना दी, चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फ़ैसले में तोशा खाना केस से मुताल्लिक़ सवालात की फ़हरिस्त ट्रायल कोर्ट को भेजी थी। क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पे फ़ैसला किया? चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो फ़ैसले दिए उसमें मुल्ज़िम को 3 बार मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने अवेल नहीं किया, लिहाजा अदम हाज़िरी पे अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। इस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बग़ैर कैसे फ़ैसला कर दिया? किसी भी आम से क्रिमिनल केस में भी हक़ दिफा के बग़ैर फ़ैसला नहीं होता, तोशा खाना केस के फ़ैसले में आखिर इतनी जल्दी दिखाने की वजह क्या थी? तो ये ख़ासे क्लियर हैं, इसमें कोई बिल्कुल अल्फाज नहीं चबाए गए कोर्ट की तरफ से। उन्होंने एक क्लियर जो है वो अपना मूड बताया है। वुसअत और ज़रार, आपको याद होगा जब ये फैसला आया था तो उस वक्त हमारी जिन भी लॉयर से बात हुई थी, चाहे वो पीटीआई से एलाइड ना भी हों, इंडिपेंडेंट लॉयर्स ने भी कहा था कि ये बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक फैसला है, उजलत में किया गया है और ये डेफिनेटली चैलेंज होगा। और लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है उन्होंने तो अपना माइंड दे दिया ना पूरे इसके बारे में। और एक तरह से हमारे जो जुडिशल निज़ाम में जो एक है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं, तो जब अब अगर चीफ जस्टिस जो है अपना माइंड दे दे किसी मामले पे, तो अब आप समझें कि जो हाई कोर्ट की जो है अथॉरिटी अंडरमाइन हो गई या नहीं हो गई। शाज़ेब, सिर्फ चीफ जस्टिस का जहन नहीं आप पढ़िए, उन 3 दीगर जो जज हैं, मतलब टोटल चीफ जस्टिस को मिला के उन सब ने एक ही तरह की बात की कि एक ही सवाल उठाया कि क्या मुल्ज़िम को दिफा का हक दिया गया। देखें, मतलब कहने का मकसद ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दे दिया ना। जी हाँ, मतलब हालांकि पहले ये जाना है, अभी हाई कोर्ट में जाना है, एंड दे शुड हैव नॉट इंटरफेयर्ड इन इट राइट नाउ। ये बिल्कुल ऐसे ही, आपको याद होगा जिस ज़माने में हम ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहे थे, अगर आर्मी चीफ आके खुद कह दे किसी बंदे के लिए कि ये गद्दार है, तो अब उसका जो ट्रायल नीचे चलाएगा, जो भी फौजी चलाएगा उसका ट्रायल, वो क्या फैसला करेगा? क्या वो अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कोई फैसला दे सकता है? ये कोर्ट ने भी एक तरह से इस तरह से कर लिया है। अच्छा, दूसरा ये भी जहन में रखें कि जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट बनी हुई थी, ठीक है ना। वो और उसमें जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जो भी इल्ज़ामात लगे, वो हमारे सामने हैं। इस केस में हमें इसी सुप्रीम कोर्ट का और कुछ जजेस जो हैं वो उसी एक हम ख्याल ग्रुप के हैं, उनका बिल्कुल एक ऑपोजिट व्यू नजर आ रहा है, जिसमें दे आर सो अंडरस्टैंडिंग एंड दे वांट टू गिव लॉट ऑफ लीवे, और ड्यू प्रोसेस जो है वो तो हर एक का होना चाहिए। सो अभी जो आज का जो बयान आया है, मेरे हिसाब से, एंड आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे ये लग रहा है कि चीफ साहब ने और या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इतना क्लियर व्यू दे के
हाई कोर्ट को प्रीएम्प्ट कर दिया है। लेकिन अब कल देखेंगे कि हाई कोर्ट जो है कैन इट एवर गो अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। हाँ, और इसमें फिर ये सवाल बनता है ना कि अब जैसे सदर अलवी भी आउट गोइंग है तो ये चीफ जस्टिस भी आउट गोइंग ही है। और आपने जो अभी मिसाल दी अच्छी है, चीफ अवामी स्टाफ वाली, लेकिन अब सवाल ये बनेगा कि क्या उनके पास भी उतनी अथॉरिटी है ओवर द कोर्ट्स, मॉरल या बाइंडिंग, जितनी से चीफ की होती है फौज पे। एक और इंटरेस्टिंग बात इसके साथ ये है कि आज दोनों नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने बड़ा सख्त बयान दिया है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, और यही बात वो जो एक तरह से हम ये छेड़ जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में भी बात की है कि उसने तय कर लिया था कि सज़ा भी देनी है और जेल भी भेजना। खैर वो तो उनका पुराना सिलसिला चल रहा है। अच्छा, एक और केस भी है जो कि आगे जाके तंग कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर हो गया, और वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मामले पे तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दोनों कवानीन पे फ़िलहाल अमल दरामद पे स्टे दे दिया जाए, क्योंकि सदर के बयान के बाद कानून साजी पे सवालात उठ रहे हैं। तो अगर इसकी समाअत भी एडमिशन हो गया और हुआ तो ये भी एक मज़ेदार केस। एक और सवाल ये भी बनता है कि, और ये शाहजेब आप काफ़ी क्लोजली इसको फॉलो किया आपने, फ़र्ज़ करें कि कल जो हाई कोर्ट का आता है उसमें बरी किया जाता है, लाइन में और भी तो केसेस मेरे ख्याल है पड़े हुए हैं ना, वो तो सेंचुरी है। कोई आइडिया है आपको? जी शाहजेब। हाँ नहीं, ये बात सही है कि तोशा खाना जो है उसको बज़ाहिर उजलत में उसका ये एक फैसला किया गया, लेकिन पीछे बिल्कुल और केसेस हैं, 9 मई के केसेस हैं, दीगर मामलात हैं। अगर हमारी अदालतें, हमारी तो उम्मीद हमेशा यही होती है कि अगर इंसाफ से चलें, आज़ादाना चलें, तो केसेस में टाइम लगता है, लेकिन अगर जल्दी किसी को कहीं डालना हो, जेल में डालना हो, सज़ा देनी हो, तो फिर हमने देखा है कि वो डबल स्पीड से काम शुरू हो जाता है। तो हम ज़ाहिर है कि उसको भी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि दूसरे किस केस में अंदर रखा जाएगा चेयरमैन पीटीआई को, अगर यही मकसूद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी जो लीगल टीम है वो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद ये होगी कि पहले तो तोशा खाना वाला जो फैसला है ये उड़ा दे हाई कोर्ट, तो इनको फ़ौरन कुछ रिलीफ मिल जाए। अच्छा, बहरहाल अब जो है मेरा दिल चाह रहा है कि ज़मीन से हम जाएं चांद तक, मेरा भी दिल चाह रहा है। एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और अब हम अपनी सियासत की दलदल से निकल के थोड़ी सी बात करते हैं चांद की बात। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चंद्रयान 3, और चंद्रयान का संस्कृत में मतलब है चांद गाड़ी, बड़ा सही नाम रखा है। वो पहुंची चांद के साउथ पोल पर। ये एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट थी, मतलब कि इसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थी, और इनको ने कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग की चांद के साउथ पोल पर। साउथ पोल पर लैंड करना, बार बार साउथ पोल क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कहा कि चांद पे लैंड किया? पहले जो लैंडिंग के वक्त का जो मंजर है वो दिखाना चाहता हूँ, अगर वो चला दें आप कि वो क्या था, कंट्रोल रूम में किस तरह की फ़ज़ा थी। चंदा माँ बाप ने कर दिया। ये जो इस लैंडिंग के साथ, वैसे अभी वो शो की शुरुआत में बता रहे थे, भारत एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन गया है। पहले सिर्फ रूस नहीं कहूँगा मैं, यूएसएसआर कहूँगा, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका चांद तक पहुँचे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये पहली बार है कि चांद के साउथ पोल पर किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया है। चाहे मैं बार बार साउथ पोल की बात क्यों कर रहे हैं, इस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें और भी ये भी है कि इससे सिर्फ कुछ दिन पहले रशिया ने भी एक कोशिश की थी साउथ पोल पर लैंड करने की, लेकिन वो नाकाम हुई और रशिया की जो स्पेसक्राफ्ट है वो चांद में जाके क्रैश हो गई। अच्छा, अब ये एक तरह से हैरानकुन बात भी और एक तरह से अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि रूस का जो स्पेस प्रोग्राम है वो शायद दुनिया का पहला सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम था। 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की, जिससे अमेरिका इतनी टेंशन में आ गया कि उन्होंने अपने नासा के प्रोग्राम की फंडिंग पता नहीं कितनी गुना बढ़ा दी थी। और फिर उसके चंद साल बाद ही यूरी गागरिन पहले इंसान बने जो खला तक पहुंचे थे। 1961 में दुनिया का एक ऑर्बिट किया।
भारत ने पहले भी कोशिश की थी मून लैंडिंग की, और 2019 में, और वो नाकाम रही थी आई बिलीव। और उससे पहले थोड़ी सी मार्स की भी कोशिश की थी, मिशन थी। और उस वक्त 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये एक कार्टून छपा था, अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून दिखा दें स्क्रीन पर, जिसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स को फिर बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी। आप देख रहे हैं कि अंदर वो कुछ घोड़े बैठे हुए हैं एलीट स्पेस क्लब पे, और बाहर एक बंदा धोती में पकड़े और सर पे पग बांध के खटखटा रहा है जी। तो अब और आज फिर दोबारा यही कार्टून गर्दिश कर रहा है ट्विटर पर। अच्छा, 14 जुलाई को इसका टेक ऑफ हुआ था चंद्रयान का, और तकरीबन 6 हफ्ते लगे हैं चांद तक पहुंचने में। अच्छा, अगर आप इसको अपोलो मिशन के साथ कंपेयर करें तो अपोलो मिशन जो 60 और 70 की दहाई की अपोलो मिशन थी, वो चंद दिनों में पहुंच गई थी। हाँ, अच्छा, 3 से 4 दिन 3 से 4 दिनों में। इसको वक्त इसलिए लगा क्योंकि इसके जो रॉकेट्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं जितने अपोलो में इस्तेमाल किए गए थे। चुनाचे पहले चंद्रयान को कोई 2, 3, 4 चक्कर लगाने पड़े अर्थ के ऑर्बिट के, ताकि इतने मोमेंटम बने, और फिर गुलैल की तरह उसे फेंक दिया गया चांद की तरफ। अच्छा, काफ़ी कम खर्चे में ये सारा काम हुआ है, और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसकी भी कुछ वजूहत है, उस पर भी बात करते हैं। $74 मिलियन, $74 मिलियन। अच्छा, अब लगता तो ये बहुत है, लेकिन फिर आप इसको थोड़ा सा यूँ सोचे कि हॉलीवुड में जो फिल्म्स बनती हैं जिसमें लोग स्पेस में जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटी हो गई, एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है अगर आपने नहीं देखी, और या द मार्शन, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, उनके बजट्स 100 मिलियन से ज़्यादा के हैं। तो मतलब कि चांद जाने की मूवी के में कम खर्चे में ये चांद पर पहुंच गए। और इंटरेस्टिंगली जो इंटरस्टेलर एक मूवी है, अगेन बहुत पॉपुलर रही है, उसका जो बजट है वो 2 गुना ज़्यादा था चंद्रयान की मुकम्मल बल्कि मैं बजट से। ये बताऊंगा कि अभी मैं जो ताज़ा तरीन पढ़ रहा था वो ये था कि जो टोटल इंडिया की जीडीपी है उसका 0.33% जो है 0.33 इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए मुख्तस है, यानी 12 अरब रुपए, यानी पाकिस्तान के 24 अरब रुपए। इसका मतलब ये है कि अब हॉलीवुड की बात कर रहे थे ना, बॉलीवुड की 4 ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों का जो बजट होता है उसके बराबर इनका सालाना बजट है। और ये जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन पे 6 अरब रुपए इंडियन रुपीज़ जो हैं वो ख़र्चा आया है, जो कि अगर वेस्टर्न अखराजात के मुकाबले में देखा जाए तो 1/4 से भी कम 1/4 से भी कम। अच्छा, आज का जो इम्पोर्टेंस है एक और भी है कि पिछले 20 बरस में चांद पे 3 कामयाब लैंडिंग्स हुई हैं, और तीनों की तीनों चाइना की हैं। अच्छा, पिछले हाँ, से 20 बरस के दौरान जी। बाकी जितने भी ट्राइयां की गई हैं वो क्रैश हो गए, और उसके बाद से चीन के बाद ये पहला मुल्क है जिसकी आज कामयाब लैंडिंग हुई। अभी मैं हिसाब पढ़ा था, अभी हम हिसाब लगा रहे हैं ना कि इट इज़ 5 रुपीज़ फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, ये जो इसका जो खर्चा हुआ है। अच्छा, इतने कम खर्चे में काम कैसे हुआ? एक इसकी वजह ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन पहले से ईजाद हुई हुई है, तो आपने उसको कॉपी करना है, उसको रिवर्स इंजीनियर करना है। जैसे नासा ने तो सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की थी ना, उसका ज़ाहिर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरी इसकी जो बहुत वजह है कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि क्योंकि बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं भारत में, और उन पर हर इंजीनियर पर जो खर्चा होता है वो एक फ्रैक्शन है जो मगरबी ममालिक में एक इंजीनियर को मिलता है या नहीं। तो आपके पास एक पूरी फौज है, आप देख रहे थे अभी इसरो की, खासा बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। मसलन इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तक 116 खलाई मिशन जा चुके हैं। मसलन मरीख की तरफ भी गए, इधर भी गए, कुछ बहुत सारे नाकाम भी हो गए हैं, लेकिन कोशिशें 116 हुई हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है जी। नहीं, इनका स्पेस प्रोग्राम काफ़ी जल्दी से खुद इंडिया के 14 सैटेलाइट जो हैं इस वक्त स्पेस में वो खालिसतन फौजी मकासद के लिए हैं। आर्मी के लिए अलग हैं, एयरफोर्स के लिए अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं। बहुत खूब। अच्छा, अब हम बात करते हैं साउथ पोल ऑफ द मून की। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि बहुत मुश्किल है साउथ पोल पर लैंड करना। और वो ये क्योंकि वहाँ पर जो खड्डे हैं, जो क्रेटर्स हैं, वो बहुत ही गहरे हैं, और वहाँ पर कुछ ये ट्रेंचेस, वैलीज भी हैं। और क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होता है, क्योंकि ये जो
कोना है चांद का, वहाँ पर सूरज की रोशनी इस तरह नहीं पहुँचती। हालांकि सेंसर्स बहुत हैं चंद्रयान में, लैंड करना मुश्किल है। अच्छा, इसीलिए वहाँ पर लैंड करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने गहरे वहाँ पर क्रेटर्स हैं, इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा चांस है, और ये 2008 में कंफर्म हुआ था कि उन क्रेटर्स के अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि यार बर्फ मैं दे देता बर्फ। मैं दे देता बर्फ, मेरे सांचे से ले लो बर्फ, क्या ऐसी क्या बात है, पूरा हिमालय पड़ा हुआ है, बर्फ निकाल लो। उसकी ज़रूरत आपको इसलिए पड़ती है कि अगर किसी दिन आपने चांद के ऊपर एक कॉलोनी बनानी है, ठीक है, तो पानी चाहिए। हाँ, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि पानी से आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको आप फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसीलिए चंद्रयान के पास एक पूरी वो इक्विपमेंट भी है और एक रोवर भी है, और बल्कि वो रोवर अब एक्टिव भी हो गया है। तो फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये बहुत एक अहम बात है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई चंद्रयान की। हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम है और भारत से पहले लॉन्च हुआ था, उसका क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस तरह की बातें करते हुए एक दिल से आह भी निकलती है, एक फांस सी चुभ जाती है कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के मुकाबले में 1 साल बड़ा था और फिर वो बड़ा ही होता चला गया, और हम कहाँ हैं। मसलन अगर मैं मुख्तसरन बताऊं कि 1962 में डॉक्टर अब्दुल-सलाम साइंस के मुशीर थे अयूब ख़ान के, उनकी सरकर्दगी में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर स्पेस साइंस रिसर्च विंग कायम हुआ। जून 1962 में सुनमियानी से पाकिस्तान ने पहला आजमाइशी रॉकेट छोड़ा था। पाकिस्तान के खलाई साइंसदानों की इब्तदाई तरबियत जो है नासा ने की थी एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। रहबर 1 के नाम से ये आजमाइशी रॉकेट छोड़ा गया था, और तब पाकिस्तान दुनिया का 10वां और एशिया का 3रा मुल्क बन गया था जिसको ये कैपेबिलिटी हासिल हो गई थी। और फिर ये प्रोग्राम 1972 तक थक चुका था, बीच में एक लंबा गैप आया, उस पे हम गुफ्तगू करते हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही कीमती आदमी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, हमीद साहब, मैसाचुसेट्स के शोबा फ़लकियात में उस्ताद भी हैं और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर उनकी गहरी नज़र है। गहरी नज़र तो है, लेकिन मैं सवाल पहला ये करूँगा, किसकी नज़र लग गई? बाबा शुक्रिया आपका बुलाने का। अब मेरा ख्याल है हम अपनी ही नज़र लगाते हैं, हमें किसी और की नज़र की ज़रूरत नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा अपना काफ़ी इसमें हाथ है। मगर आपने बिल्कुल सही बात की थी कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है एक लिहाज से सुपार्को का, सुपार्को की अपनी यानी कि एक जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन था, नासा जिस तरह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो स्पुतनिक के बाद कायम हुई जी, और उसके कुछ सालों के बाद सुपार्को कायम हुई। तो पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम एक लिहाज से उस वक्त आप कह सकते हैं कि वो कटिंग एज पर था। नासा के साथ पाकिस्तान की कोलैबोरेशन थी, कोल्ड वॉर का पाकिस्तान हिस्सा रहा। तो उस वक्त काफ़ी लग रहा था कि अगर हम उस हिसाब से अगर हम ट्रेजेक्टरी देखें तो हमें वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से चल सकते थे। लेकिन आपने जैसा अभी कहा कि पाकिस्तान दुनिया का 10वां, एशिया का 3रा मुल्क था जिसने 130 किलोमीटर ऊपर, यानी कि रॉकेट से, जो रहबर के रॉकेट्स थे वो वहाँ तक पहुँचे, यानी कि स्पेस जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो स्पेस में थे। लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गया 1972 के बाद, और उसके बाद से हम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन की तरफ आते जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ये हुआ 72 के बाद भुट्टो साहब के ज़माने में, चूँकि पूरी तवज्जो 74 में भारत ने एटमी धमाका कर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब सारे वसाइल जो हैं और सारे इदारे इसी तरफ तवज्जो दें। तो ग्रेजुअली ये जो रॉकेट प्रोग्राम था ये फिर मिसाइल प्रोग्राम की तरफ मुड़ता ही चला गया और आज तक वहीं का वहीं है। ऐसा कहना ठीक होगा? जी, काफ़ी हिसाब से देखें, ये जो सिविलियन प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह नासा का सिविलियन प्रोग्राम है, वो डिफेंस के प्रोग्राम से भी लिंक्ड होते हैं। और जब नासा बनी थी उसका एक लिहाज से वो डिफेंस के प्रोग्राम को कवर भी देती है,
क्योंकि फिर आप ये कहते हैं कि देखें हम तो ये सिविलियन के रॉकेट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जा रहे हैं, लेकिन एक लिहाज से वही कैपेबिलिटी अगर आप उसको ज़मीन की तरफ करें तो वो आपके मिसाइल बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान का जो मसला हुआ एक लिहाज से बाद में कि जो पब्लिक सिविलियन स्पेस प्रोग्राम था वो काफ़ी हद तक वो पब्लिक से गायब हो गया और खाली फोकस जो रहा वो आहिस्ता आहिस्ता करके सिर्फ डिफेंस की तरफ हो गया। और उसका जो नुकसान होता है वो ये है कि एक तो वो एक चीज़ हो जाती है कि सारी चीज़ें जो है वो क्लासिफाइड हैं या सीक्रेट है, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि सीक्रेट में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और जबकि अगर सिविलियन प्रोग्राम होता है तो देखें उसमें एक लिहाज से अगर फेलियर हो, और ये हमने इंडिया के सिलसिले में देखा, चंद्रयान 2 जो है, जो इंडिया का जो लैंडर था जो नाकाम रहा 2019 में, तो लोगों ने उसका मजाक, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, ये कहा कि जी है, देखें उसमें आपके पास स्टेक्स ज़रा ऊपर होते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी के साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल और बाकी दुनिया को भी पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो डिफेंस वाली चीज़ है उसके हिसाब से आगे हमें कुछ और नज़र नहीं आ रहा, और जो चीज़ है वो खाली डिफेंस की तरफ चलती चली गई। इसमें ये भी तो है ना, अगर मैं थोड़ा सा जनरल कमेंट करूं, कि एक चीज़ होती है अपनी गलतियों से सीखना। अब मुझे याद है जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था 2019 में, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा कि सर आपका क्या ख्याल है कि क्या हर एक पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है? आप फिर उस नाकामी से सीखते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी मुझे याद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे, और उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर ज्योतिषियों के बल पे आप ये अपना स्पेस प्रोग्राम चलाएंगे फिर तो क्रैश होगा ही, कोई इस तरह की बात की। लेकिन आज फवाद चौधरी गालिबन वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंडियन टीवी चैनल्स पे बात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। उसकी एक झलक सुन लीजिए बीच में। ग्रेशियस बात है, हाँ, ग्रेशियस बात है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करनी चाहिए। मौजूद में वापस आते हुए अभी सलमान साहब, डॉक्टर साहब, मैं अभी देख रहा था जो बायो है चेयरमैन ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, अगर इनका बायो जरा एक सेकंड स्क्रीन पर चले, बड़ा खौफनाक किस्म का। पहले तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में वहां पर लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेवलप की। फिर आप थे डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ठीक है, और फिर एक और एसोसिएट प्रोजेक्टर थे, फिर एक और MK3 लॉन्च व्हीकल बनाई, और एक सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट कराई, एक उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अब ये यहाँ आए। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस है। अब सुपार्को की अगर हम बात करें तो मुशर्रफ दौर के से बाद की अगर हम लिस्ट निकालें, मेरा ख्याल है शायद उससे पहले भी, तो आप देखते हैं कि यूजुअली आई थिंक सर्विंग या रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल। उसमें यह है कि 2002 से स्पार्को जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत हो गया, और तब से ऑनवर्ड्स यहाँ जो भी चेयरमैन पर्सन हैं आज तक वो इंजीनियरिंग कोर्स से इंजीनियरिंग कोर्स है। अच्छा, अब ये वही बात है जो अभी वसत भी कर रहे थे, आपका भी मेरा ख्याल यहीं इशारा था कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो टर्न्ड इनटू मोर ऑफ अ मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस सेंट्रिक। अच्छा, इसकी भी बहुत वजूहात हैं, लेकिन जब हम एक बंद डब्बे में एक चीज़ को डाल देते हैं, जैसे आप कहते हैं कम्युनिकेशन नहीं होती, अक्सर हम देखते हैं कि तरक्की उस वक्त होती है जब एक डिफेंस प्रोजेक्ट में भी देयर इज सम काइंड ऑफ सिविलियन टेक्निकल इनपुट। हमने ये भी देखा है, और आप बहुत बेहतर इस पर बात कर सकेंगे डॉक्टर साहब, कि जो काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होती है, कभी कभी वो एमेचर्स भी कर जाते हैं, और वो ओपन इंफॉर्मेशन शेयरिंग से होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा बहुत ज़्यादा, और मैं जानता हूँ कि बहुत चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं, आपको एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन ये जो ओवर सेंसिटिविटी है कि हमने आगे कोई बात ही नहीं बतानी, चाहे कामयाबी हो या नाकामी हो, इससे द प्रोसेस ऑफ साइंस एक तरह से रुक नहीं चाहता। सलमान साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं ये दोनों चीज़ें लिंक करता हूँ कि जो आपने कहा था कि फेलियर्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक लिहाज से जो थिंकिंग होती है पाकिस्तान के हिसाब से वो ये है कि अगर फेलियर को अवॉइड करना है तो ट्राई ना करें। और ये बात सही है कि वाकई वाहिद तरीका फेलियर को अवॉइड करना है कि आप ट्राई ना करें। लेकिन फेलियर से जब आप सीखते हैं, और ये बात बच्चों से लेके जो चलना शुरू करते हैं उससे लेके गिरना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आप सीखते हैं कि आप किस तरह से भागेंगे। तो ये चीज़ अगर ख़ास तौर से अगर आप इसको लिंक करें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में,
राइट? आई मीन क्योंकि पब्लिक भी आपको इनपुट देती है, आपके पास बड़ा पूल होगा साइंटिस्ट्स का, या जो साइंस में शौक रखते हैं, जो कि इस चीज को डेवलप करना चाहेंगे। अगर आपने उसको खाली सीक्रेट उसके अंदर रखा, जो इस वक्त है, आपको पब्लिकली कोई चीज नजर नहीं आती। देखें, जिस तरह से नासा का प्रोग्राम है, जो बहुत पब्लिक प्रोग्राम है, और अभी जिस तरह से इसरो का ये जो भी लैंडिंग हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर साथ में इस चीज का है कि ये इंस्पायर करता है, और खासतौर से यंग लोगों को, कि वो साइंस की तरफ आए, वो स्पेस की तरफ आए। बहुत सारे जो यहाँ पर अमेरिका में एस्ट्रोनॉमर्स हैं या वो हैं, वो अपोलो प्रोग्राम वाले हैं कि जी अपोलो का जब उन्होंने लैंडिंग देखी थी तो उन्होंने कहा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ एस्ट्रोनॉमी में। तो ये जो सीक्रेसी वाली चीज होती है, उसका एक तो ये नुकसान है, दूसरा ये कि बहुत मायोपिक थिंकिंग होती है इस किस्म की चीज। ये जो इसके जो फवायद हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, वो सिविलियन सेक्टर्स में भी होते हैं, और जिस तरह से आगे बढ़ना है, अगर आप खाली उसकी एक थोड़ी सी चीज को अगर आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप बड़ी विजन जो है वो आप उसकी मिस कर जाएंगे। तो बहुत सारे इसके नुकसान हैं, और इसका ताल्लुक पार्टली वो जो आपने जिक्र किया कि जो हेड हैं स्पेस एजेंसी के, तो यह सोचने की चीज है कि वो स्पेस साइंसेस के पीएचडी नहीं, वो स्पेस साइंसेस या एस्ट्रोनॉमी के हेड्स नहीं, मगर वो फौजी हैं। तो आई मीन आई थिंक ये इतनी सरप्राइजिंग चीज नहीं, अगर आप उसको रिवर्स करें, कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो है किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके, खासतौर से जो पब्लिक स्पेस प्रोग्राम है, सिविलियन स्पेस प्रोग्राम है, वो आपकी ज़हन और नज़र से गायब होता चला गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई माजी की बात। एक वक्फा लेते हैं और फिर बात करते हैं कि आगे जाते हुए होगा, अगर कुछ होगा। वेलकम बैक। मौजूद गुफ्तगू आपको पता है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम तो चांद पे पहुंच गया, हमारा प्रोग्राम कहाँ पहुंचा है। डॉक्टर सलमान हमीद हमारे साथ हैं, मैसेच्यूसेट्स के शोबा फल्कियात में उस्ताद भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चीन हमारा यार है, और हर शोबे में चीन ने हमारी मदद की है। मसलन जो सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम है, उसमें भी हमेशा से 1990 में जो बदर अव्वल था, वहाँ से लेके और 2018 में रिमोट सेंसिंग के लिए जो 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तब तक मुसलसल चीन हमारी मदद कर रहा है लॉन्चिंग में। हमने 1999 में ऐलान किया था कि अगले 3 बरस में पाकिस्तान अपने सैटेलाइट्स खुद ही लॉन्च करने के काबिल हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि कुछ मसाइल हुए होंगे। तो चाइना का बड़ा एक्टिव रोल है, उसके बावजूद ये कैपेबिलिटी हम हासिल नहीं कर पाए, या हमारे पास पैसे थोड़ गए, या कोई और रुकावट आ गई, हुआ क्या? आपने ये बिल्कुल सही बात की है, और मेरे ख्याल से वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कैसे इलाके में है कि मुश्किलात का सामना होता है जियोपॉलिटिकली, लेकिन स्पेस के सिलसिले में हम एक्चुअली बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती जो है वो चीन के साथ है, और चीन इस वक्त यानी कि टॉप स्पेस नेशन जो है वो अमेरिका के टक्कर का है, और इनफैक्ट लगता ये है कि अगले कुछ सालों में वो अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि इनकी बड़ी सिस्टमैटिक अप्रोच रही है। तो ये एक लिहाज से ज़रा सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि पाकिस्तान की स्पेस की कोलैबोरेशन चीन के साथ क्यों नहीं ज़्यादा, कम अज़ कम अगेन, और ये फिर उसी बात पे आती है कि गालिबन डिफेंस में तो है, लेकिन चीन के सिविलियन वो जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हैं। चीन के, आपने 2 सेगमेंट पहले बात की थी कि इस पिछले 2 डेकेड्स में खाली चीन है जिसके 3 मिशंस जो हैं वो सक्सेसफुल रहे थे इंडिया से पहले, जो सक्सेसफुली उन्होंने लैंड किया, और 3 के 3 आउट ऑफ 3 उनका कोई फेलियर नहीं था इसमें। और जो फार साइड है चांद की, खाली चीन वाहिद मुल्क है, और ये बड़ी मुश्किल चीज़ है क्योंकि फार साइड ज़मीन से कम्युनिकेट नहीं करती। चीन का सक्सेसफुल मिशन था। चीन रिसेंटली सैंपल लेके आया चांद के, तो मैं बल्कि चेक कर रहा था कि शायद वो सैंपल्स जो हैं वो थोड़े से पाकिस्तान को भी भेजें, क्योंकि अभी अगर आप सोचें कि उसकी एनालिसिस के लिए, तो मुझे मालूम नहीं, कम से कम मुझे पता नहीं है सच के कुछ सैंपल्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिले या नहीं, लेकिन पाकिस्तान
पिगी बैक कर सकता है एक लिहाज से, काफी हद तक वो कोलैबोरेट कर सकता है चीन के साथ, कम से कम इस डेवलपमेंट में कि पाकिस्तान उनको सॉफ्टवेयर की सपोर्ट करे, पाकिस्तान उसमें और चीज़ों की सपोर्ट करे। लेकिन वही बात है कि वो सारा कुछ जो है वो डिफेंस के अंदर चला जाता है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। चीन ने जो अभी हर 5 साल के बाद वो अपना प्लान बताते हैं, तो 2021 में उनका प्लान आया स्पेस के सिलसिले में, या 2022 में आया था, उसमें पाकिस्तान का जिक्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वो स्पेस सिटी बनाएंगे, हेल्प करेंगे और एक दो चीज़ें। लेकिन चांद के सिलसिले में जो चीन का मेजर गोल है साउथ पोल की तरफ जाने का, उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं। तो मेरे लिहाज से ये एक अजीब सी चीज़ है कि हमारी इतने करीबी ताल्लुकात हैं लेकिन हमारा कहीं जिक्र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटेजिक विजन चाहिए पाकिस्तान के हिसाब से। डॉक्टर साहब, इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी है और उसका स्पेस विजन प्रोग्राम 2040 भी जो है वो सामने आ गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें करने का हम इरादा रखते हैं। नहीं, और ये बात बिल्कुल सही है कि देखें हम चीज़ें कर सकते हैं और लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और मेरा तो ख्याल है कि जब भी शुरू करें, अगर वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते रहें। आपको उस सिलसिले में ये एक व्यू होता है, और ये जो साबिक वजीर आजम थे इमरान खान, मैं उसके हिसाब से उनका मैं रेफरेंस दूं कि जब चंद्रयान के रिस्पांस के बाद उसके बाद उन्होंने बात की कि पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट भेजेंगे चीन के साथ। वेल दैट इज ओके, लेकिन चेक बॉक्स की बात नहीं होती। मतलब यह है कि अगर पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट चीन के रॉकेट के ऊपर, चीन के स्पेस स्टेशन के ऊपर जाएं, लेकिन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेस का है उसका क्या फायदा हुआ? राइट, आई मीन अगर आप टैक्सी लेके कहीं चले जाएं, उसकी आपने गाड़ी, ना तो आपने गाड़ी बनाई ना आपको गाड़ी चलानी आई। तो हमें ये देखना है कि जब हम कोलैबोरेट करें उसमें हम किस तरह से अपनी विजन दें। तो 2040 की विजन बहुत अच्छी है, लेकिन जहां तक मैंने उसमें देखा है कि उसमें अपनी लॉन्च कैपेबिलिटीज, जहां तक मेरा ख्याल है कि उसमें बिल्डअप नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज को शुरू कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अच्छा, चाहिए। इस मौके पे जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी स्पेस बनती है। हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है, या जिस तरह हमें आदत हो गई है कि हर शय को टॉप सीक्रेट का स्टैंप लगा देते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है उनमें भी कैपेबिलिटी हो, और वैसे भी पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तो ये कोलैबोरेशन जो है इसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है? ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, क्योंकि मैं अमेरिका में हूं, तो मेरी कुछ लोगों से यहाँ पर बात होती है जो पाकिस्तानी हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स बनाना चाहते हैं स्पेस सेक्टर में। इस वक्त स्पेस सेक्टर जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, क्योंकि ख्याल ये है कि उसकी जो इकोनॉमी होगी खाली स्पेस की, तो $1 ट्रिलियन होगी अगले कुछ सालों में। तो लोगों को बेनिफिट नजर आ रहा है। अगेन हमें हर वक्त कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं स्केल के हिसाब से बता दूं कि इंडिया के पास 140 इस वक्त स्पेस स्टार्टअप्स हैं, जो कि ये जो नीड्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो उसको फिल आउट कर रही हैं जो स्पेस के कमर्शियल वेंचर्स में हैं। क्या पाकिस्तान वो कर सकता है? मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी आसानी पैदा करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है ये हो सकता है। लेकिन आपको विजन चाहिए कि हमने करना। आपको गोल जो है, जो स्पेस 2040 का गोल है, ओके, वो क्लेरिफाई हो पब्लिकली कि क्या स्पेसिफिक गोल्स हैं और उनको हम किस तरह से करेंगे। कल वो बात नहीं खत्म हो जाएगी। बात ये करनी है कि 10 साल का क्या प्लान है, 5 साल का क्या प्लान है, और फिर हम उसको कंसिस्टेंटली किस तरह अप्रोच करें, और जिसमें मेरा ख्याल है कि प्राइवेट जो वेंचर्स हैं दे शुड बी पार्ट ऑफ इट। जिस तरह अमेरिका में नासा जो है वो काफी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज को देता है, इसी तरह पाकिस्तानी अवेलेबल हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। इसमें आपने अभी बात की ना इंडिया की स्पेस स्टार्टअप्स की, तो अभी मैं पढ़ रहा था कि ये जो कामयाबी से लैंडिंग हुई है, पता नहीं कितने बिलियंस स्पेस स्टॉक्स जो हैं इंडिया के वो ऊपर की तरफ गए हैं। अच्छा, आखिर में वही एक ट्रेडिशनल सवाल, क्या फ़ायदा पाकिस्तान ज़मीन पे जो है वो तरक्की दे, अपने आवाम को तरक्की दे, ऊपर जाके बर्फ़ ढूंढने की क्या ज़रूरत है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अभी जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि जब आप
इस किस्म के कटिंग एज चीज़ करते हैं खला के लिए, स्पेस के लिए, तो खाली उस चीज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा होता, उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है वो और बहुत सारी चीज़ों को फ़वाइद देता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट्स की बात करेंगे तो वो और बहुत सारे फैक्टर्स पे भी आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आईटी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1990s में, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स के जो रेवोल्यूशन आया इकोनॉमिकली, जो हमने 2000 में देखा, अब वो चीज़ स्पेस में है। तो जो कंट्रीज पीछे रह जाएंगी, तो अभी जो आईटी में जो कंट्रीज पीछे रह गई, उनमें उन ममालिक जो हैं वो गरीब ममालिक हो गए, दूसरे ममालिक की इकोनॉमीज ऊपर गई। स्पेस में जो पीछे हो जाएंगे, अब वो स्पीड जो है इनइक्वालिटी की कंट्रीज की वो बढ़ती चली जा रही है। अगर आप इस रेस में भी पीछे रह गए तो जो फासला है जो ममालिक स्पेस में हैं और जो ममालिक स्पेस में नहीं है, और वो बढ़ जाएगा, बढ़ और बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मैं आपको ये बताना चाहूँ, अगर आपको सलमान साहब की बातें पसंद आई यार, हैं, it's a treat। इनके पास इनके यूट्यूब चैनल भी है, मैं जल्दी सुनना चाह रहा हूँ, कायनात स्टूडियोज़ के नाम से, जो उर्दू में एस्ट्रोनॉमी फल्कियात की उसमें वीडियोज़ होती हैं। मैं शो को क्लोज सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ, जो मेरे साथी स्टार ट्रेक के फैंस हैं वो जाएंगे। स्पेस द फाइनल फ्रंटियर, ठीक है, अभी मैं पूरा नहीं बोलूँगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।